हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। मैं हूं आपका एडुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और चलिए शुरू करते हैं कॉस्टिंग की जर्नी। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारा से हो जाए दो लफ्ज। फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड रिमेंबर द लेसन्स। फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड रिमेंबर द लेसन्स। इन दो वर्ड्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट। तो हम लोग का सब्जेक्ट का नाम क्या था? कॉस्ट अकाउंटिंग। जिसमें सबसे पहला वर्ड क्या है बताइए? सबसे पहला वर्ड क्या था? कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या होता है? तो बात की थी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट इंकर्ड, कोई भी खर्चा। अच्छा, हिंदी में बोले एक वर्ड में तो कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? लागत। यस और नो? लागत। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन का बात किए थे हम लोग कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अमाउंट इंकर्ड, जो हम खर्चा करते हैं। क्या चीज के लिए? तीन चीज के लिए। नंबर वन बताओ। नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नंबर टू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। और नंबर थ्री क्या था? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यस और नो? अब बताइए, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट दो तरह का था राजा बेटा। कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी कितने तरह के थे बच्चे? दो तरह के थे। क्या क्या? एक था डायरेक्ट कॉस्ट, एक क्या था? डायरेक्ट कॉस्ट। और एक क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक था डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? तो डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम था प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? ओवरहेड्स। यस और नो? हाँ जी। चलिए बच्चे बताएंगे आप लोग अब कि प्राइम कॉस्ट में तीन आइटम्स आता है। एक आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। यस और नो? और ओवरहेड्स हम लोग डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं कि अगर ओवरहेड्स लग रहा है फैक्ट्री में तब उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तब उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर वो लग रहा है ऑफिस में तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और अगर वो शोरूम में लगता है तब हम लोग बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यस और नो? आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि कॉस्टिंग में 6 टर्म्स है। टोटल में कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स है। वन इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस। राइट। फोर्थ टर्म है फैक्ट्री ओवरहेड्स, पांचवा टर्म है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड थर्ड टर्म क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यस और नो? तो ये 6 टर्म अगर तुमको क्लियर होगा तो कोई दिक्कत इस सब्जेक्ट में आने वाला नहीं है। पक्का? यहां तक अपना डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास? राइट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लास्ट डे ये बात किया था कि भाई अल्टीमेटली डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं? 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है फैक्ट्री डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। यस और नो? हम लोग ये बात किए थे जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? फैक्ट्री में ही लगता है। जैसे अगर याद होगा लास्ट डे का एग्जाम्पल था, बिल्लो और टिल्लो का एग्जाम्पल लिए थे। वो लोग कपड़ा खरीदता है और उससे क्या करता है? शर्ट बनाता है। तो कपड़ा मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो कपड़ा को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कहाँ करेंगे? फैक्ट्री में करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या था? वो लेबर कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। तो जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री में काम करेंगे। तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कहाँ लगते हैं? सिर्फ फैक्ट्री में लगते हैं। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कहाँ लगता है? फैक्ट्री में। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट सब में लगता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में भी लग सकता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफिस में भी लग सकता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग सकता है। करेक्ट? इसका मतलब अच्छा, फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगता है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफिस में लगता है उसको क्या बुलाते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लगता है उसको क्या बुलाते हैं?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो। अच्छा यहां से, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेटली चैप्टर का नाम क्या था सर? चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। तो राजा बेटा ये बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा कॉस्ट शीट, कॉस्ट मतलब होगी जान समझ के जो खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए, उसका स्टेटमेंट। शीट का मतलब हो गया उसका स्टेटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट रिकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाकर क्या करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। वो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, करेक्ट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, फैक्ट्री का खर्चा दिखा देते हैं कि फैक्ट्री में इतना खर्चा लगा। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम क्या था? प्राइम कॉस्ट, करेक्ट। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि प्राइम कॉस्ट में अगर हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इससे जो खर्चा आएगा ये किसका खर्चा आया? फैक्ट्री का खर्चा है ना। डायरेक्ट कॉस्ट भी कहां लग रहा है? फैक्ट्री में, और फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया? फैक्ट्री का खर्चा। इन दोनों को मिलाकर मैं क्या नाम दे सकता हूं? फैक्ट्री कॉस्ट। और फिर इसमें अगर हम जोड़ दें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और क्या जोड़ देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो क्या आ जाएगा अपना? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक बेसिक फॉर्मेट, ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट शीट का, बट ये एक बेसिक फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि हाँ प्राइम कॉस्ट को फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं। प्राइम कॉस्ट की जगह मतलब अलग अलग दिखाते, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो मिलाकर क्या हो जाएगा? मतलब ये प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा? ये प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा? उसके लिए पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, और क्या चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए। और इन तीनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? क्या ये बेसिक फॉर्मेट जो कॉस्ट शीट का हम बताना चाह रहे हैं ये आपको क्लियर है कि नहीं है? 100% पक्का? 100% क्लियर है? तो बेटे अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट देखने वाले हैं, ठीक है। आपको अल्टीमेटली बताए थे कॉस्ट शीट से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस ये जो चैप्टर है कॉस्ट शीट, हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं सर? हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कॉस्ट का स्टेटमेंट, जो जितना खर्चा लग रहा है, मटेरियल में जितना खर्चा लग रहा है, लेबर में जितना खर्चा लग रहा है, और एक्सपेंस में जितना खर्चा लग रहा है, उसका एक स्टेटमेंट हम लोग बनाने यहाँ सीख रहे हैं। अभी मैंने क्या बात किया, सबसे पहले क्या कंसिडर करो? सबसे पहले कंसिडर करो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो पहला हेडिंग तुमको दिख रहा होगा डायरेक्ट मटेरियल। अब इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ऊपर पर समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का फिगर यहाँ पर आ गया, ऑब्वियसली पर्टिकुलर्स और 2 रुपीज का कॉलम है। फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, फिर हम डायरेक्ट लेबर को कंसिडर कर लिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लिए। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस मिलकर क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। देखो वही लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। और फिर प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री का ओवरहेड्स को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखो प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड गया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ इसका और भी नाम हो सकता है प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या एक और नाम, नया नाम मिला, ये वो नाम मैंने पहले यूज नहीं किया था, वर्क्स ओवरहेड। तो ये 4 नाम है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, या वर्क्स ओवरहेड। इन सभी का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। हाँ ये लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? वर्क्स कॉस्ट। तो चाहे वर्क्स कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, बात सेम है। लेकिन तुमको एक नया टर्म यहाँ दिख रहा हो, ग्रॉस लिखा हुआ है, उसके बारे में बाद में समझेंगे। अभी तुम बस इसी बात में फोकस करो कि वर्क्स कॉस्ट, ये क्या आ गया? वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। और तुम थोड़ा सा नीचे आओ, क्योंकि बहुत सारा बीच में टर्म से सीखेंगे हम लोग। एकदम नीचे आओ, देखो लास्ट में क्या ऐड किया है लोग? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब चाहे तुम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलो या जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलो, बात क्या होता है? सेम होता है। और फिर उसमें क्या ऐड किया हुआ है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं एडमिन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। हाँ टोटल कॉस्ट को ये लोग क्या नाम दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सभी को जानते हैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से क्या आता है? सेल्स आता है। और इसलिए इसके नीचे क्या लिखा? प्रॉफिट लिखा हुआ है।
तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेल्स आएगा। ये तो फॉर्मेट जो मैंने बोला ये ऊपर ऊपर फॉर्मेट है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि इस बीच में इन जो जो टर्म्स मैंने बोला इसके अलावा भी बहुत सारा बात यहां पर लिखा हुआ है। करेक्ट, यस और नो, पक्का कंफर्म है? ठीक है, अब सबसे पहला जो बात आ रहा है, एक एक करके बात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल में यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको समझने से पहले एक काम करते कि एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि ये लोग यहाँ लिखना क्या चाह रहा है, ये लोग यहाँ लिखना क्या चाह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो लेट मी सी इसके ऊपर इफ वी कैन हैव एन एग्जाम्पल। अगर है तो ठीक है, और अगर यहाँ नहीं है तो हम लोग मन से ले लेंगे, हम लोग समझ लेंगे अलग से, क्या दिक्कत है उसमें। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल शायद नहीं है, शायद देख लेते, जस्ट वेट। चलो कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। अच्छा एक बात समझो, हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसमें एग्जाम्पल 1, मान लो अगर हम बोलते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली आपको पता है जो भी चीज हम लिखते हैं मतलब आपको भी लिखना है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितने का परचेज किया मैंने, 1 लाख का परचेज। ठीक है राजा बेटा, हम लोग परचेज कितना किए रॉ मटेरियल, 1 लाख का परचेज किए। किसने परचेज किया, टिल्लू ने। आपको याद होगा लास्ट डे बिल्लू एंड टिल्लू, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्लू एंड टिल्लू क्या किए थे, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किए थे, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो वो लोग रॉ मटेरियल उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए रॉ मटेरियल क्लोथ हो गया। तो वो लोग परचेज कितना किए, 1 लाख का किए, और साथ में दे हैव ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितने का है, 20,000 का। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा। तो बेटे जी आप लोग को कंप्यूट करना है, परचेज किए हैं मतलब बिल्लू और टिल्लू वो लोग कपड़ा खरीदने गए, किसके पास, मुन्नू के पास। और मुन्नू मुन्नू कपड़ा चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, शर्ट बनाना है। तो मुन्नू पूछा कितना कपड़ा चाहिए, तो भाई तो बिल्लू और टिल्लू बोलते 1 लाख रुपए का कपड़ा दो हम लोग को। 1 लाख कपड़ा खरीद के तो आ गए लोग, लेकिन फिर ईयर के एंड में क्या दिखता है कि 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। आप जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आप जानते हैं फाउंडेशन लेवल में आप लोग पढ़ के आए हैं इन्वेंट्रीज चैप्टर, उसे पढ़े थे कि इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल का भी होता है ना, फिनिश गुड्स का भी होता है, WIP का भी होता है, राइट। तो मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक ईयर के एंड में कितना बचा हुआ, 20,000। तो क्वेश्चन है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हम कितना लेंगे, क्या मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट 1 लाख होगा क्या। अब थोड़ा सा आना होगा थोड़ा सा अकाउंट्स का बुद्धि में समझने के लिए। अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को खर्चा कब बोलते हैं, खर्चा तब बोलते हैं ना जब उसका बेनिफिट मेरे को इस साल मिल चुका है, जब मेरे को बेनिफिट इस साल मिल चुका। अच्छा एक बात बताओ, जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 20,000, वो किसमें से बचा हुआ होगा, जितना परचेज की इसी में से बचा हुआ होगा। अच्छा मेरा यहाँ तो कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है नहीं, ऑब्वियसली 20,000 किससे बचा हुआ है, जितना परचेज की उसी में से बचा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लाख में से 20,000 का स्टॉक अभी बचा हुआ है तो ये 20,000 का बेनिफिट हमको मिल चुका है या फिर अगले साल मिलेगा। सर अगले साल मिलेगा, क्योंकि 20,000 का जो कपड़ा पड़ा हुआ है उससे शर्ट अब अगले साल बनाएंगे और अगले साल कमा पाएंगे।
तो मतलब इस साल हम बेनिफिट, कितने कपड़ों का बेनिफिट इस साल लिए? 80,000 का ही बेनिफिट लिए, क्योंकि 1 लाख में से अगर 20,000 बचा हुआ है तो बेनिफिट हम कितने का लिए? 80,000 का ही लिए। यस और नो? यस और नो एवरीवन? ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली मेरे को बेनिफिट अगर 80,000 का मिला है तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कितना होना चाहिए? 80,000 होना चाहिए। मतलब तुम कैसे निकाला? तुम एक काम किया, तुम सबसे पहले परचेज को लिया, कितना? 1 लाख, और फिर इसमें से लेस क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 20,000। ये कितना आ गया? 80,000। इसका मतलब अभी तक हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा? कि जो परचेज बाय रॉ मटेरियल उसमें से क्या माइनस कर लो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर लो? माइनस कर लो। तो अपने को क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। पक्का? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है? मान लो वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितने का है? 10,000 का। वी हैड परचेज्ड रॉ मटेरियल वर्थ कितना? 1 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 है। और अब तुमको बताना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो। अब तुमको बताना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, राइट? यस और नो? तो अब एक चीज समझना है कि मैंने परचेज कितने का किया है? मैंने परचेज कितने का किया है? 1 लाख का परचेज किया है। 1 लाख का परचेज किया, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 20,000 का बचा हुआ है। तो अगर 1 लाख में से 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इसका मतलब अभी तक तो यही लग रहा है कि मैंने बेनिफिट कितने का लिया है? 80,000 का। बेनिफिट कितने का लिया है? 80,000 का। यस और नो? अच्छा, लेकिन साथ में यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है रॉ मटेरियल का। कितना दिया हुआ है? 10,000। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। यहां से ओपनिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का कितने का? 10,000 का। परचेज मैंने कितने का किया? 1 लाख का किया। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ? 20,000 का। यहां से ढंग से समझते हैं, अब चीज को ढंग से समझते हैं। देखो, एक होता फॉर्मूला खाली बता दीजिए सम हो जाएगा, एक होता समझने का कोशिश करते हैं। तो बच्चे समझेंगे यहाँ पर सब कोई। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है? जो लास्ट ईयर मैंने कंज्यूम नहीं किया था, इस बार क्या होगा? सबसे पहले हम उसी को कंज्यूम करेंगे। जैसे मान लेते हैं, ऑब्वियसली बिल्लू और टिल्लू का बिजनेस क्या चीज का? कपड़े का बिजनेस है ना। अब उनको पता है लास्ट ईयर कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था जो यूज नहीं हुआ, और इस बार वो और खरीदा है। तुमको पता है ना, जो पुराना कपड़ा है पड़े पड़े और खराब हो जाएगा, तो वो लोग पहले कंज्यूम किसको कराएंगे? पुराने वाले को ही ना। तो जब वो लोग इस बार कंज्यूम करने का सोचे होंगे, तो सबसे पहले कंज्यूम किससे किए होंगे? 10,000 से कंज्यूम किए होंगे। 10,000 से कंज्यूम किए होंगे। तो ये कंज्यूम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। अच्छा, ये कंज्यूम पूरा हो गया, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 का बचा हुआ, मतलब क्या हुआ? इस 1 लाख में से 20,000 का बचा हुआ, मतलब इसमें से 80,000 कंज्यूम हुआ है। मतलब टोटल में हम कंज्यूम कितना किए? टोटल में बेनिफिट कितने का मिला? ये 10,000 का बेनिफिट तो इस साल मिला ही मिला है, प्लस इसमें से 80,000 का बेनिफिट मिला है। तो टोटल में बेनिफिट कितने का मिला है? टोटल में बेनिफिट कितने का मिला है? 1,10,000 का, सॉरी 90,000 का। ये 10,000 का बेनिफिट मिला है और इसमें से 80,000 का मिला है, तो टोटल में 90,000 का बेनिफिट मिला है। और ये हम लोग कैसे निकाले? कि भाई मेरे पास पहले से था 10,000 का कपड़ा, मैंने 1 लाख का और परचेस किया, तो टोटल मेरे पास कपड़ा कितने का? 1,10,000 का है, जिसमें से 20,000 अभी भी बचा हुआ है। मतलब इस साल मैंने बेनिफिट कितने का लिया? 90,000 का लिया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप यहां पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालें? आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कंसीडर किए, कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 10,000। फिर आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया? 1 लाख का परचेज किया, तो टोटल सामान कितने का हो गया? 1,10,000 का हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 20,000 का है। मतलब आपने बेनिफिट कितने का लिया है? 90,000 के लिया है। तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 90,000। तो इफ वी कैन कंक्लूड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये करने से क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर हाँ, हमको याद आ रहा है,
फाउंडेशन में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे एनपीओ। एनपीओ में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जब निकालना होता था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको याद होगा ऐसे ही निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो, यस और नो बच्चों, करेक्ट। तो हम लोग ये कंक्लूड यहां पे कर पा रहे हैं, वही बात इन लोग यहां पर भी लिखा है। कहां लिखा है सर? तो अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये रहा डायरेक्ट मटेरियल में, देखो क्या लिखा हुआ है। बोला सबसे पहले इसमें क्या कंसिडर होगा सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इनर कॉलम में लिख दिए। फिर इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी इनर कॉलम में लिख दिए। और फिर इसमें से माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन यहां बीच में देखो एक और चीज ऐड किया हुआ है, लिख रहा है ऐड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ऐड क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन परचेज। नाउ आप लोग AS2 जो कि डील करता है इन्वेंट्रीज के साथ, या फिर आप लोग फाउंडेशन लेवल में इन्वेंट्रीज में पढ़े थे कि इन्वेंट्रीज को परचेज करने के कारण जो भी खर्चा होता है, जैसे कि आप अगर इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं तो आपको फ्रेट इंकर करना होता है सामान मंगवाने के लिए, आपको डर लगता है रास्ते में सामान चोरी ना हो जाए, उसके लिए आप ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये सारा खर्चा भी क्यों हो रहा है? परचेज करने के कारण। और आपने इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ा था कि अगर परचेज करने के कारण कोई भी खर्चा होता है तो परचेज कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। तो यहां पर वही बात कर रहा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कि परचेज करने के कारण जो भी खर्चा होता है उसको भी ऐड करना है। मान लो बिल्लू और टिल्लू डायरेक्टली मुन्नू को नहीं जानते, वो लोग किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज करवाए मुन्नू से, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना पड़ता है। क्यों देना पड़ा? परचेज करने के कारण, तो वो भी परचेज कॉस्ट में ही जुड़ जाएगा। तो परचेज करने के कारण कोई भी खर्चा अगर ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो भी परचेज कॉस्ट में ही जुड़ता है। ये बता फाउंडेशन लेवल से पढ़ के आए तो वो बात को यहां पर ध्यान रखना है। तो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लेते हैं हम लोग? डायरेक्ट लेबर को लेते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। फिर उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं, तब ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। एंड ऑब्वियस बात है उसमें ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, करेक्ट। तो क्या आता है? वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। बट यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ? ग्रॉस। और एक यहां नीचे क्या लिखा हुआ? नेट वर्क्स कॉस्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट वर्सेस नेट वर्क्स कॉस्ट। एक होता है सर फॉर्मूला बता दीजिए आंसर आ जाएगा, वो बात नहीं है। हम लोग उसके लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, उसके लिए कोचिंग थोड़ी ले रहे हैं, है ना। हम लोग को समझना है मीनिंग कि ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और नेट वर्क्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। देखो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब है इस वर्क्स मतलब फैक्ट्री, इस साल फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है जितना सामान इस बार बना है उसमें टोटल खर्चा कितना। टोटल खर्चा का मतलब हो सकता है इसमें कुछ सामान ऐसे बने होंगे, वापस हम रिपीट करते हैं। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब है इस साल मैंने फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना किया, इस साल मैंने फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना किया है, उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। कि ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कैसे आ रहा है? तुम पहले क्या किया? सारा प्राइम कॉस्ट लिया, तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब में क्या आ रहा है? जितना खर्चा इस साल किए उसमें ऐड की फैक्ट्री ओवरहेड्स, जितना फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा लगा, तो क्या आया तुम्हारा? उसी का नाम दिया ना ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। तो इसमें सारा खर्चा क्या ले जो इस साल लगा है फैक्ट्री में। तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब है इस साल फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगा। और नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है इस साल जितना गुड्स बना है उसका टोटल फैक्ट्री में खर्चा कितना लगा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां पर है? वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो मैंने इस साल फैक्ट्री में पता कितना यूनिट्स बनाया है? 1,00,000 यूनिट्स बनाया। टोटल कितना बनाया? 1,00,000 यूनिट्स, जिसमें से 20,000 यूनिट्स तो लास्ट ईयर से आया हुआ है। लास्ट ईयर से आया हुआ मतलब 20,000 यूनिट्स लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट ईयर, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। WIP का मतलब कि जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर 20,000 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुआ था। और
रिमेनिंग 80,000 यूनिट्स कब बना है? वो इसी साल बना है, मतलब इसी साल काम भी चालू किया, इसी साल, और बना भी है इसी साल। इस साल टोटल बना कितना? 1 लाख, जिसमें से 20,000 में कुछ काम लास्ट ईयर हुआ है और कुछ काम इस साल हुआ है। और इस 80,000 में ये 80,000 तो वो है जो इसी साल हम क्या किए, काम चालू किए। इस 80,000 का अगर हम बात करते हैं, इस 80,000 में काम अगर इसी साल चालू हुआ है और ये बन गया, इसमें तो सारा खर्चा इसी साल लगा है, और ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में तो इस साल का खर्चा लिया हुआ है। लेकिन ये 20,000 का बात करते हैं, 20,000 जो है लास्ट ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कुछ खर्चा तो इस साल लगा है, जो कि हम लोग ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऑलरेडी ले लिए। लेकिन कुछ खर्चा इसमें तो लास्ट ईयर भी तो लगा था, क्योंकि लास्ट ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लास्ट ईयर कुछ तो खर्चा लगा है, लेकिन ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में तो वो खर्चा आया नहीं है कि नहीं। और नेट वर्क्स कॉस्ट क्या बोलता है? इस साल जितना यूनिट्स बना है उस पर टोटल खर्चा कितना लगा फैक्ट्री में। तो जितना खर्चा इस 20,000 में, जितना खर्चा लास्ट ईयर लगा है, वो भी तो खर्चा फैक्ट्री में लगा। हाँ, इस साल नहीं लगा है, बट फैक्ट्री में लगा है। और नेट वर्क्स कॉस्ट क्या बोलता है? इस साल जितना यूनिट बना है, तो ये 20,000 भी तो बना है, उसमें टोटल खर्चा फैक्ट्री में कितना लगा है। मतलब करना क्या पड़ेगा, इस 20,000 में लास्ट ईयर जितना खर्चा लगा था, लेटर से इस 20,000 में लास्ट ईयर खर्चा लगा था 50,000 रुपया। इसका मतलब क्या होगा, जितना मेरा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट है, हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, ये 50,000 को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अच्छा, ये 50,000 क्या है? ये वो खर्चा है जो लास्ट ईयर लगा था ऑन द WIP। मतलब इस साल के लिए क्या हो गया, ओपनिंग WIP। इस साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग WIP। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इन लोग वही बोला है, यहां पर इन लोग वही किया है। देखो, सारा खर्चा फैक्ट्री तक का खर्चा जोड़ने से क्या आया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आया। क्या आया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड कर रहा है, ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP ऐड क्यों हुआ? क्योंकि जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें जितना खर्च, जैसे मान लो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट मेरा कितना है, 10 लाख रुपए, और लास्ट ईयर जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसमें मैंने खर्चा 50,000 किया था, वो भी तो इस बार कंप्लीट हुआ है। और नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या है, जितना कंप्लीट हुआ है उसका टोटल खर्चा फैक्ट्री में कितना लगा आज तक। तो भाई कुछ सामान जो इस बार कंप्लीट हुआ है, उसमें से 50,000 लास्ट ईयर तक लगा हुआ था, उसमें टोटल खर्चा जो बन गया है उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 10,50,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ, ये भी तो हो सकता है कि इस साल खर्चा तो मैंने 10 लाख किया है, लेकिन 10 लाख में से 8 लाख खर्चा किस पे किए, जो गुड्स बन गए हैं। क्योंकि इस बार भी क्या हुआ ना, कुछ सामान कंप्लीट नहीं हो पाया, और उनके पीछे मैंने इस साल खर्चा कितना किया, 2 लाख किया। नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या था, जो गुड्स बन चुका उसके पीछे मैंने खर्चा कितना किया। देखो, जो गुड्स बन चुका, इस 10 लाख में 8 लाख खर्चा मैंने किस पे किया है, जो गुड्स बन चुका है, वो 8 लाख खर्चा उसमें है, प्लस जो इसमें, अच्छा कुछ यूनिट्स लास्ट ईयर से आया था उसका 50,000 खर्चा है। तो टोटल गुड जो बना है इस साल, टोटल गुड जो बना है इस साल, उसका फैक्ट्री में खर्चा तो 8,50,000 ही है, नॉट 10,50,000। क्योंकि 10 लाख में 8 लाख खर्चा उसमें हुआ है जो गुड्स बन चुका है, तो बाकी 2 लाख खर्चा किसमें हुआ है, जो गुड्स नहीं बना है, तो उसको हटाना ही पड़ेगा, इसलिए लेस किया हुआ है क्लोजिंग WIP। क्योंकि 10 लाख में से बात की ना, 8 लाख ही खर्चा हुआ है फिनिश गुड्स में, और बाकी 2 लाख जो खर्चा हुआ है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाए, क्लोजिंग WIP। और इसीलिए ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते हैं ओपनिंग WIP और लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग WIP। तब क्या आता है, नेट वर्क्स कॉस्ट। तब क्या आता है, नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है जो गुड्स बना है फैक्ट्री के अंदर, उसमें फैक्ट्री के अंदर जो बन गया है उस पर टोटल खर्चा फैक्ट्री में कितना लगा है, दैट इज कमिंग 10,50,000। 10,50,000। समझ में आ रहा है, यस और नो? इसके बाद अगला पड़ाव नेट वर्क्स कॉस्ट के बाद, नेट वर्क्स कॉस्ट के बाद जो अगला पड़ाव हम लोग के सामने होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। वो क्या चीज का होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर, नेट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो, नेट वर्क्स कॉस्ट क्या कर रहा है, नेट वर्क्स कॉस्ट ये निकालना चाह रहा है जो गुड्स इस बार बना है फैक्ट्री में, जो गुड्स इस बार फैक्ट्री में बना है उसका टोटल खर्चा फैक्ट्री में कितना लगा है, उसका फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगा है वो निकाल रहा है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो गुड्स इस बार बना है उसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है।
तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में हो रहा है, आप नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या बोले, जो गुड्स बना है उसका फैक्ट्री का खर्चा, और कॉस्ट प्रोडक्शन क्या बोले, जो गुड्स बना है उसका प्रोडक्शन का खर्चा। तो दोनों सेम बात तो हो गया। मैंने बोला नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्शन का खर्चा है लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर नहीं लग रहा है, फैक्ट्री के बाहर लग रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। समझ आ रहा है? फैक्ट्री नेट वर्क्स कॉस्ट क्या निकाल रहा है, जो गुड्स इस बार बना है उसका फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना लगा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो गुड्स बन गया है उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है। तो मैंने क्या बोला, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड है लेकिन फैक्ट्री के अंदर नहीं लग रहा है, फैक्ट्री के बाहर लग रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली नेट वर्क्स कॉस्ट में तो नहीं आया है। इसीलिए हम लोग अलग से कुछ और आइटम्स का बात कर रहे हैं जिसको ऐड करेंगे तब जाके क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब जाके क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर क्या है वो चीज, जैसे इन लोग 4 खर्चे का बात कर रहे हैं। सबसे पहला खर्चा का बात हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जैसे सामान जब बन जाता है, बनने के बाद कहां जाता है, सामान बनने के बाद कहां जाता है, वेयर हाउस में जाता है। तो होस्ट क्वालिटी कंट्रोल समझ रहे हैं कि गुड्स बन जाने के बाद हम क्वालिटी चेकिंग करेंगे कि सामान सही क्वालिटी का बना है कि नहीं बना। नाउ बहुत सारी कंपनीज में तो ऐसा होता है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सही चेक करना वो फैक्ट्री में ही करते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसा होता है कि वो वेयर हाउस में जाकर ही क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग होता है। इंजीनियर्स लोग जाते हैं वेयर हाउस में और वहां चेक करते सामान सही तरीके से बना है कि नहीं बना है। अब एक बात बताओ, बिना क्वालिटी कंट्रोल का क्या प्रोडक्शन कंप्लीट माना जा सकता है? प्रोडक्शन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो कस्टमर को बेचने लायक हो जाए। अच्छा क्वालिटी टेस्ट ही अगर फेल कर जाएगा तो कस्टमर को बेचने लायक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो बिना क्वालिटी कंट्रोल का प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मैंने से एग्जांपल लिया कि हो सकता है क्वालिटी टेस्टिंग कहां हो रहा है, वेयर हाउस में हो रहा है, तब तो फैक्ट्री के अंदर नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको अलग से क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या करना हो रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए अलग से यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अलग से दिया हुआ है। इसके अलावा अगला टर्म क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। क्या टर्म है, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। नाउ आप बचपन में पढ़ते हुए हैं पैकिंग 2 तरह का होता है, वन इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, वन इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। बेटा आप लोग याद करो, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज आप पढ़ते थे ना कि पैकेजिंग मार्केटिंग को लेकर, जब बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे हम पढ़ते थे कि पैकेजिंग 2 तरह का होता है, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे राजा बेटा मान लीजिए आप जाते हैं दुकान में कॉलगेट खरीदने के लिए, उसका डबल पैकेजिंग, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा हुआ, जो कॉलगेट का ट्यूब है, और जो आउटर कवर है जहां पे कॉलगेट अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि 100% दांत क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है, अच्छा प्राइमरी पैकेजिंग कौन सा हुआ, ट्यूब में लिक्विड को डालना, वो हो गया प्राइमरी पैकेजिंग, और बाहर का जो आउटर कवर है वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेजिंग। मेरा क्वेश्चन है, जब तक ट्यूब में नहीं डालेंगे किसको, लिक्विड को, क्या कस्टमर को बेचने लायक वो है या नहीं है? तब तक कस्टमर को बेचने लायक है या नहीं है? एकदम भी नहीं है। कैसे देंगे कस्टमर को, हाथ में देंगे क्या, प्लास्टिक में डाल के देंगे? आंसर इज नो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, जब ट्यूब में लिक्विड डल चुका होगा। इसका मतलब बिना प्राइमरी पैकेजिंग का अगेन प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, बाहर का जो आउटर कवर है कॉलगेटेड जहां ऐड हो रहा है, उसका जरूरत ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने की, एडवर्टाइज करने के लिए हम करते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, बट ऐसा नहीं है कि वो बेचने लायक नहीं है। आप सिर्फ कॉलगेट का ट्यूब को ही बेच सकते हैं, उसी में वहां पे डाल दिए आप बेच सकते हैं। तो इसीलिए सेकेंडरी पैकेजिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? और इसलिए यहां पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, प्राइमरी पैकेजिंग का बात कर रहे हैं, एंड नॉट सेकेंडरी पैकेजिंग। हाँ, अगर हम सेकेंडरी पैकेजिंग का बात करें तो सेकेंडरी पैकेजिंग किसका पार्ट होना चाहिए, सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, एडवर्टाइज करने के लिए। ये खर्चा किसका होगा, सेलिंग खर्चा हो गया ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का। लेकिन प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन एक बात बताओ, लिक्विड, अब एक बात आता है कि सर ट्यूब में क्या फैक्ट्री में डलता है कि फैक्ट्री के बाहर, डिपेंड्स ऑन द कंपनी।
बहुत बड़ी कंपनी क्या करते हैं, ड्रम ड्रम में भरकर लिक्विड को वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, और एक आदमी कहां बैठा है, वेयर हाउस में बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, ट्यूब्स में डाल रहा है और पैकिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि प्राइमरी पैकेजिंग फैक्ट्री के अंदर ही होगा। हाँ, अगर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है तभी अलग से ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो ऊपर ऑलरेडी वो कॉस्ट में जुड़ चुका होगा। बट अगर फैक्ट्री में नहीं कर रहा है, हो सकता है वेयर हाउस में हो रहा है, इसलिए हम लोग अलग से ऐड कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए प्राइमरी पैकेजिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या बात हो रहा है, एक और खर्चे का बात हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब, अब मान लो कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है जो दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कहाँ करेंगे, सिस्टम में करेंगे। सिस्टम वगैरह तो कहाँ रहेगा, ऑफिस में रहेगा। अच्छा, रिसर्च क्या चीज का कर रहे हैं, कि हमको प्रोड्यूस कैसे करना है, प्रोसेस क्या होना चाहिए शर्ट बनाने का, तो वो तो प्रोडक्शन रिलेटेड काम ही हो गया ना रिसर्च करना। तो क्योंकि रिसर्च हम क्या चीज का कर रहे हैं, कि प्रोडक्शन करना कैसे है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैसा बनाएंगे, तो वो तो प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। यस और नो। लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च का काम कहां करेंगे, थोड़ी ना फैक्ट्री में बैठ के करेंगे, वो तो ऑफिस में कर रहे होंगे। ऑफिस में कर रहे रिसर्च का काम, और रिसर्च इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू व्हाट, प्रोडक्शन। इसीलिए हम लोग अलग से क्या ऐड कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को भी अलग से ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। और इसके अलावा एक और खर्चा जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा हुआ है, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, एडमिन ओवरहेड का मतलब आप जानते हैं, ऑफिस का खर्चा, पर ऑफिस का वो खर्चा जो प्रोडक्शन के कारण हो रहा है, ऑफिस का वो खर्चा जो प्रोडक्शन के कारण हो रहा है। अब प्रोडक्शन के कारण अगर ऑफिस में कोई खर्चा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है। अब ऑफिस में एक स्पेस लिया हुआ R&D डिपार्टमेंट बोलकर, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो खर्चा आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का बात करो, चाहे तुम स्टेशनरी का खर्चा का बात करो, वो सारा तो प्रोडक्शन रिलेटेड है, लेकिन लग कहां रहा है, ऑफिस में लग रहा है। तो ये खर्चा क्या हुआ, ऑफिस में लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, तब तो वो खर्चा ऑफिस ओवरहेड चार्ज होना ही नहीं चाहिए, वो ऑफिस का खर्चा ही नहीं, वो तो प्रोडक्शन का खर्चा है, लेकिन हो रहा है कहां पर, ऑफिस में हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इन चारों खर्चे को जब हम कंसिडर कर लेंगे, तब जाके मालूम क्या चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, लेकिन एक और चीज लेस किया हुआ है, लेस लिखा हुआ है क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप। लेस क्या किया हुआ है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज और स्क्रैप। अब जानते हैं, आज मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम लेट से, अगर हम शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कपड़े को काटना पड़ता है तब शर्ट बनता है। अब कपड़े का जो कॉर्नर का पार्ट है जो हम लोग काटते हैं, अच्छा वो कूड़े के दाम पर अगर हम बेच पा रहे हैं, तो उससे कुछ खर्चा क्या होगा, मेरा बच जाएगा ना। शर्ट का साइड पार्ट्स है, या तो हम फेंक देंगे ऐसे ही, या फिर हो सकता है कोई कूड़े के दाम पे लेने के लिए, भले 1 रुपये मिलेगा या 2 रुपये मिलेगा, मिलेगा ना, उससे कुछ खर्चा तो मेरा कम होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए अगर कोई स्क्रैप रियलाइज हो रहा है, तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, तब जाके क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये चीज अब अगर मैं आपको ध्यान देना हूं, सीए फाउंडेशन लेवल का अगर हम बात करते हैं, सीए फाउंडेशन लेवल पे आपने ये किया था, सीए फाउंडेशन लेवल पे आपने ये किया था, आपको याद होगा, फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग का, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें पूरा एग्जैक्टली यही तो करते थे आप, जस्ट वहां लेजर के फॉर्म पे था और यहां पर ये टेबल के फॉर्म पे लिखा हुआ है, लेकिन शायद इतना डिटेल आपने वहां समझा नहीं था जो कि यहां पर अपने समझ रहे हैं। ऑल्दो यहां पर भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई ऑलवेज टॉक कॉन्सेप्चुअली, मैं बिना कॉन्सेप्ट कभी नहीं कराता, क्योंकि देखिए अब आपका जो पेपर हो गया है उसमें एमसीक्यू भी है और रिटर्न भी है। तो रिटर्न का तो क्या होता है, लोग बोलते हैं पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कर लो, आईसीआई मैट कर लो, हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट एमसीक्यू बिना कॉन्सेप्ट का आप 30/30 स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इस सब्जेक्ट में हम लोग का टारगेट एक ही है, 90 पार। अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार, बस यही हम लोग का टारगेट है, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पेपर है, सबसे इजी पेपर है। 6 पेपर्स में, सीए इंटर का 6 पेपर्स में सबसे इजी पेपर कौन सा है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको समझ में आ जाएगा 2-3 क्लास में। तो इसीलिए अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन स्कोर 100/100 इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। पास्ट में स्टूडेंट्स 98-99 तक लाए हुए,
100 नहीं आया, 99 तक आया हुआ है, ठीक है, लेकिन 100 चाहिए अब हम लोग को, राइट, और वो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग अभी क्या बात किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ थोड़ा सा अभी तक जो पढ़े हम लोग पहले उसका बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करेंगे कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। सबसे पहले हमको ये बताओ कि सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर क्या आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तब क्या आता है प्राइम कॉस्ट, तब क्या आता है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे साथ साथ राजा बेटा आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे तो आपको याद होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मेट याद तो होना पड़ेगा, ठीक है ना, साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बताओ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर क्या आता है अदर एक्सपेंसेस जो परचेज करने के कारण हो रहा है, और माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसमें क्या ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और क्या ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर एक और नाम क्या था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, या फिर वर्क्स ओवरहेड्स, तब क्या आता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब था इस साल मैंने फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना किया। अब हो सकता है, अब एक और वर्ड था नेट वर्क्स कॉस्ट, नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है जो गुड्स बन गया उसमें खर्चा मैंने कितना किया। अब हो सकता है जितना हम खर्चा फैक्ट्री में इस बार किए इसमें से कुछ सामान बना ही नहीं है, जितना सामान नहीं बना उसका कॉस्ट माइनस करना होगा, मतलब इसको बोलते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एंड सिमिलरली ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो क्या आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट, क्या आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है जो गुड्स बन गया उसके लिए मैंने फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना किया, लेकिन जो गुड्स बन गया उसमें कुछ खर्चा हो सकता है फैक्ट्री के बाहर हो रहा है लेकिन वो प्रोडक्शन रिलेटेड है, उसको जोड़ेंगे तब क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या था, नंबर 1 बताएंगे क्या क्या खर्चा था, सबसे पहला क्या था बताओ, सबसे पहला क्या था क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, सेकंड क्या था प्राइमरी पैकेजिंग, तीसरा क्या था, तीसरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड चौथा क्या था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट। हाँ, अगर कोई स्क्रैप आ रहा है और कोई अगर मतलब ऐसा आउटपुट बन गया है जो रिक्वायर्ड नहीं, जैसे कपड़े का बात किए थे, कपड़े का साइड पार्ट्स, तो हम उससे स्क्रैप रियलाइज कर सकते हैं, तो अगर स्क्रैप रियलाइज हो रहा है तो उससे खर्चा मेरा क्या हो कम भी होगा, इसलिए माइनस करेंगे स्क्रैप रियलाइजेशन, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ड क्लियर है, यस और नो। अगला टर्म, अब आते हैं अगले टर्म में, अगला टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो गुड्स इस बार बना है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको जरूरी नहीं है जितना हम प्रोड्यूस करेंगे सारा हम बेच देंगे, अच्छा जितना हम प्रोड्यूस किए उसमें से अगर सारा नहीं बेचे मतलब कुछ अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, अच्छा क्या पड़ा फिनिश गुड्स, ऑब्वियसली लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड भी होगा, तब क्या आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो गुड्स बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। और अब कंपनी में और भी अदर खर्चा होता है जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तब क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, तब क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक और बार हम लोग एक और बार क्या करेंगे फॉर्मेट को बोलेंगे, तब जाके फॉर्मेट अपने को पूरे जहन में बैठ जाएगा, है ना। चलिए मेरे साथ रिपीट करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या आएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो क्या आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट, राइट। अब कुछ खर्चा प्रोडक्शन रिलेटेड लेकिन फैक्ट्री के बाहर भी होता है, जैसे कि पहला क्या था, पहला क्या था बताओ बोलो, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, देन प्राइमरी पैकेजिंग, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड देन एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन।
और उसमें से लेस क्या करेंगे, स्क्रैप रियलाइजेशन, अगर कोई स्क्रैप रियलाइज हुआ है तो तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तब क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बाकी दोनों डिपार्टमेंट का खर्चा ले लो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप टोटल कॉस्ट बोलते हैं। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सेल्स आएगा। परफेक्ट, यस और नो एवरीवन, कंफर्म है। अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब जो है हम लोग कुछ क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन टू यू। क्या डिटेल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे, आई थिंक फाइन। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ही हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो कितना दिया हुआ है 2,40,000। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है कितना, 3/4 ऑफ डायरेक्ट वेजेस, क्या लिखा हुआ है 3/4 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड R&D कॉस्ट क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और क्या लिखा हुआ, पहले देख लेते क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 7,50,000 दिया हुआ है। तुमसे अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया और तुमसे वेजेस पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, आप करते क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ऐड क्या करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है कि नहीं। तब क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तब क्या आता है, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर WIP का स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या, कहीं पर भी देखो WIP का स्टॉक ही नहीं दिया है। तो अगर WIP का स्टॉक दे ही ना, तब तो ग्रॉस और नेट का कोई काम ही नहीं है, तब तो डायरेक्टली इसको क्या बोलो, वर्क्स कॉस्ट बोल लो या फिर इसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो। जो चीज गिवन ही नहीं होगा हमको उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट में 3-4 तरह का खर्चा और बात किए थे हम लोग, क्या क्या ऐड होता है, एक आता है बोलो क्या क्या, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एक क्या आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक क्या आता है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और एक क्या आता है प्राइमरी पैकेजिंग। लेस क्या करते हैं स्क्रैप, तब जाके क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो हाँ या नहीं। अब तुम देखो, तुमको सम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7,50,000, करेक्ट। और क्या दिया हुआ बैक्स, इसे देखते हैं अब। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एंड R&D दोनों मिलाकर दिया हुआ एक साथ, क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D का मिलाकर दिया, क्या बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 20%, फैक्ट्री कॉस्ट का 20%। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट, ये तो पता ही नहीं है, और क्वालिटी कंट्रोल R&D मिलाकर दिया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट जितना होगा ना उसका 20% क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, मतलब ये दोनों मिलाकर। अच्छा, अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट क्या मान लेते हैं एक्स, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और R&D मिलाकर क्या बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 20%, तो 20% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 20% ऑफ एक्स, एक्स का 20% कितना होगा 0.2x, क्या सही बोल रहे हैं। अगर फैक्ट्री कॉस्ट एक्स है तो क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D मिलाकर क्या इतना बोला 20% ऑफ एक्स, 0.2x हो जाएगा, एम आई राइट। अच्छा, और सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तुमको फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है 3/4 ऑफ डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है ना। इस सम में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये एडमिन रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, तो नहीं दिया तो जीरो मान लो, प्राइमरी पैकेजिंग नहीं दिया हुआ जीरो मान लो, स्क्रैप नहीं दिया हुआ जीरो, जो नहीं है मतलब जीरो मान लो उसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहना ही से
कि फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D, फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड R&D, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस और नो? फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? x था, और क्वालिटी कंट्रोल 20% ऑफ x, तो 0.2x इक्वल टू 7,50,000। दैट मीन्स x प्लस 0.2x कितना होता है? x में ऐड करेंगे 0.2x, ये कितना होगा? 1.2x, दैट इज इक्वल टू 7,50,000। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा? 7,50,000 को डिवाइड करना होगा 1.2 से। 7,50,000 को 1.2 से, कैलकुलेटर कहाँ भाई? कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। 7,50,000 को डिवाइड करना होगा 1.2 से, तो ये आ रहा है 6,25,000। दैट मीन्स मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? 6,25,000 आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया? 6,25,000। अब तो हमें स्टार्टिंग से देखो, तुमको रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है कितना? 2,40,000। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना है? 2,40,000। अब प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ने क्वेश्चन निकालने बोला था ना, अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बोलो, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको इस बार वाई मान लेते हैं। और इस सम में तुम चेक करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं दिया हुआ ही नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ, जीरो मान लो ना। तो तुम्हारे लिए प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2,40,000 प्लस वाई। और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या बोल रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहा है 3/4 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 3/4 ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना था? वाई। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा? 3/4 ऑफ वाई। 3/4 मतलब होता है 0.75। चेक कर लो, 3/4 0.75 होता है वाई। दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड यहां से, अब ऑब्वियस से बात है, अगर हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट अभी निकाले हम लोग 6,25,000, और प्राइम कॉस्ट कितना था? 2,40,000 प्लस वाई, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 0.75 वाई। तो 2,40,000 वाई में 0.75 वाई ऐड करेंगे तो 1.75 वाई हो जाएगा, इक्वल टू 6,25,000। यहां से 1.75 वाई इक्वल टू कितना होगा? 6,25,000 में से माइनस करेंगे, 6,25,000 में से माइनस करेंगे 2,40,000, है कि नहीं? तो ये कितना आ रहा है? 3,85,000 आ रहा है। तो y इक्वल टू क्या होगा? 3,85,000 बाई 1.75। 3,85,000 को डिवाइड करेंगे 1.75 से, इट कम्स टू हाउ मच? 2,20,000। इट कम्स टू हाउ मच? 2,20,000। MCQ क्वेश्चन था। सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये MCQ क्वेश्चन है? बोले हाँ MCQ क्वेश्चन है। 2,20,000 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? तो 2,20,000 आ गया डायरेक्ट वेजेस। इस सम में क्या प्रॉब्लम था? तुमको रिवर्स कैलकुलेशन करना था। तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ था, तुमको स्क्रैप या प्राइमरी पैकेजिंग एडमिन नहीं दिया। और क्वालिटी कंट्रोल R&D क्या बोल रहा है? 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट अगर x है तो क्वालिटी कंट्रोल R&D कितना हो जाएगा? 0.2x हो जाएगा। x में अगर 0.2x ऐड करेंगे तो 7,50,000 आएगा। उससे सॉल्व किया तो x का वैल्यू आ गया 6,20,000, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 6,25,000। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री जोड़ेंगे तभी तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। नाउ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता है 2,40,000 है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना था, उसको वाई ले लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम में है ही नहीं, इग्नोर कर दो, तो प्राइम कॉस्ट आ गया। और फैक्ट्री ओवरहेड बोला था 3/4 ऑफ वेजेस। वेजेस अगर वाई है तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा? 0.75 वाई। 2,40,000 प्लस वाई तो प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड 0.75 वाई इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ से वाई निकाल लिए, और वाई किसको लिए थे? लेबर कॉस्ट को ही तो लिए थे, वेजेस को। निकल गया आंसर 2,20,000। समझ में आया? यस और नो? सभी को एग्री कर रहे हैं? एक बार चेक कर लेंगे फटाफट, फटाफट चेक कर लेंगे एक बार। तो कॉपी कर लें, फटाफट कर लीजिए।
डन। ओके, जो अगला एग्जाम्पल है वो भी एक आसान एग्जाम्पल है, दैट इज ऑल्सो एन इजी एग्जाम्पल। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, तुमको मेटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, कितना है 8 लाख। मेटेरियल कंज्यूम कितना है 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया 1,75,000। कितना परचेज तुमसे पूछ रहा है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। आप जानते हैं मेटेरियल कंज्यूम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना है 2 लाख प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,75,000। बस 8 लाख इक्वल 2 लाख माइनस 1,75,000 होता है 25,000 प्लस परचेज, यहाँ से परचेज कितना आ जाएगा 7,75,000। 8 लाख माइनस 25,000 कितना होता है 7,75,000। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर। देखो इससे एक बात जो समझना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर सम में सारे हेड्स का आइटम दिया हुआ रहेगा। जिस हेड का आइटम दिया हुआ नहीं रहेगा उसको जीरो ले लेना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज की क्लास में मेनली हम लोग का टाइम किसमें गया, फॉर्मेट को समझने में कि ये फॉर्मेट बनाया कैसे गया है। मुझे उम्मीद है मैंने 100% ट्राई किया है कि आपको ये समझ में आए कि फॉर्मेट ऐसा क्यों है, वाई इज दिस फॉर्मेट लाइक दिस, वाई द फॉर्मेट इज लाइक दिस, जिसका मुझे उम्मीद है कि आपको 100% क्लैरिटी इस पे जरूर मिला होगा। So I hope you had a very good learning experience in today's class. मिलते हैं कल के क्लास में कुछ और बातचीत को लेकर, कुछ और नॉलेज को लेकर। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।